नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दो सबसे जरूरी रेशियोज डिस्कस करने वाला हूं, मेनली आरओसीई और थोड़ा बहुत मैंने पहले आरओई डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इन डेप्थ जानेंगे कि आरओसीई और आरओई में क्या फर्क होता है। तो इस एक वीडियो को जरूर पूरा पूरा देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज में से एक है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी ये लिमिटेड टाइम रिपोर्ट जो अब बस कुछ ही और दिनों के लिए अवेलेबल है, जिसमें हमने 5 ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो इस कोरोना वायरस क्राइसिस के कारण अभी अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होगी तो ये 5 स्टॉक्स में तेज रिकवरी आनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट को अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से इस रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। टिकर बाय फिनोलॉजी की इस फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में जहां मैं आपको सिखा रहा हूं कि शेयर्स को कैसे एनालाइज करना है, आपका फिर से स्वागत है। मेरी बैंकिंग वाले 2 वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ शायद आप सीख भी पाए होंगे, आप सही बैंक्स को पिक करना, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। साथ ही हम इसको कंपेयर करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी से, जो हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इन दोनों रेशोज को डिटेल में आज मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा रेशो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब आपको कौन सा रेशो देखना है। जानेंगे आज इन डेप्थ इन रेशोज के बारे में। और तब तक अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो अब आपके स्क्रीन पे है, जिससे आप स्टार्टिंग से इस सीरीज के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर मुझसे कुछ रेशियोज छूट गए हैं या आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। हमारी टीम कमेंट्स को लगातार पढ़ती रहती है। तो अब जानते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल होता क्या है। कैपिटल यानी वो पैसा जो किसी बिजनेस में लगा हुआ है, जिससे बिजनेस का डेली का कामकाज चल रहा है। तो जैसा आप जानते हैं, लगभग सारे बिजनेसेस में पैसों की जरूरत है। आपको दुकान खोलनी हो, ट्रेडिंग करनी हो, ऑनलाइन कुछ करना हो, कम या ज्यादा, लेकिन पैसे तो चाहिए ही। अब पैसे हासिल करने के 2 मेजर तरीके होते हैं। पहला, ऐसा पैसा जिस पे आपको ब्याज नहीं देना है और वो पैसा आपने लिया है, बदले में अपने दोस्त को या किसी को बिजनेस में हिस्सेदारी दे दी है, या फिर अगर खुद पैसा लगाया है, परिवार का पैसा लगाया है, तो खुद को हिस्सेदारी दे दी कि मैंने ये 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, अब बिजनेस का 100% ओनर मैं हूं। तो भी इसको मान लिया जाता है कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदी। तो अगर दोस्तों को, परिवार वालों को या खुद को ही आपने बिजनेस में हिस्सेदारी दी है और उसके बदले खुद को या दोस्तों को पार्टनर बनाया है, तो उसे हम इक्विटी कहेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप ब्याज पे पैसे ले लें, चाहे दोस्तों से लें, घर वालों से लें, बैंक से लें, किसी से भी लें, लेकिन उन्हें बिजनेस में आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे। उन्हें बोल रहे हैं कि इस पैसे के बदले में इतना इतना ब्याज महीने का, साल का देता रहूंगा। तो दूसरा तरीका होता है कि आप ब्याज पे पैसे ले लें। तो यानी ये दोनों मिलके बनता है बिजनेस का कैपिटल, यानी वो पैसा जिससे अब बिजनेस चलेगा। तो कैपिटल के 2 पार्ट्स होते हैं, या तो शेयर होल्डिंग जिसे हम इक्विटी कहते हैं, या डेट। तो ये जो दोनों तरीके से आपने पैसा जुगाड़ कर लिया, मान लीजिए 100 रुपए आपने खुद के लगा लिए, 100 रुपए किसी दोस्त से ब्याज पे लेके लगा लिए, तो आपके बिजनेस में अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ये सीई हो गया 200 रुपए। 100 रुपए दोस्त के जिस पे ब्याज देना है, तो डेट यानी कर्जा है। 100 रुपए आपके खुद के जिसके बदले आपने खुद को हिस्सेदारी दी, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? हम सीई तो समझ गए, ये आरओ क्या होगा? बहुत सिंपल है। आरओ से आप ये फिगर आउट कर रहे हैं कि इस 200 रुपए पे आपने कितना पैसा बनाया। जैसे अगर ये 200 रुपए आपने बिजनेस में लगाए और इस 200 रुपए से आपने साल भर में 100 रुपए और कमा लिए, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया 50%। 200 रुपए पे आपने 100 रुपए कमा लिए। अगर आपने 200 रुपए लगा के 200 रुपए और कमा लिए और साल भर के बाद आपके पास अब 400 रुपए हैं, 100 रुपए जो दोस्त से ब्याज पे लिए, 100 रुपए जो खुद के लगाए, 200 रुपए मुनाफा, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया 100% का। ये इतना सिंपल सा टर्म है। और इसी के साथ ये समझना जरूरी है कि अब क्यों आरओसीई और आरओई को इतना जरूरी समझा जाता है। 2 शायद सबसे जरूरी रेशियोज जो किसी कंपनी को पिक करने से पहले देखने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एज अ शेयर होल्डर किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको यह देखना है कि आपके पैसे पे ये कंपनी कितना पैसा बना के देगी। क्योंकि इस बात को ध्यान से समझिए, आपके पास पैसा लिमिटेड है। आप चाहें तो एफडी में आपको 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो 12-13% का इंटरेस्ट मिल जाएगा।
तो अगर आप एफडी ना करके, म्यूचुअल फंड ना करके किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये अनुमान होना चाहिए कि मेरे पैसे का ये कंपनी कैसा यूज करेगी और कितना रिटर्न लाएगी अपने बिजनेस में। अगर मैं अपना पैसा इस कंपनी को दूं तो कहीं ये इस पैसे को बर्बाद तो नहीं करेगी, सही रिटर्न लाएगी कि नहीं। तो जैसे HUL इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक, ये रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा स्टॉक हो, ये वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। कंपनी बहुत अच्छी है HUL, नो डाउट, वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं इसका एनालिसिस अपन बाद में करेंगे। तो HUL जो इंडिया की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है, वो रिटर्न ऑन कैपिटल 116% का लाती है, यानी 100 रुपए पे वो 116 रुपए और कमा लेती है। ये HUL की खासियत है जिसके कारण मार्केट को ये इतना पसंद है और काफी प्रीमियम में ये स्टॉक चलता है, क्योंकि ये पैसे पे बहुत ज्यादा पैसा बनाता है। हर साल आप सोच लीजिए कि अपने कैपिटल से ये उतना ही पैसा और कमा लेता है। आप अगर खुद बिजनेस करते हैं तो सोचिए कि 100 रुपए अगर आपने किसी दुकान खोलने में लगाया और हर साल आप उस 100 रुपए का 200, अगले साल 200 का 400 ऐसा करते जाएं तो कुछ ही सालों में आप शहर के सबसे अमीर लोगों में से होंगे। तो ये खासियत है HUL की। लेकिन अभी कुछ बातों का ध्यान और देना है कि ROC और ROE में क्या फर्क होता है। ROC में जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके से पैसा आया हो, चाहे कर्जा लेके आया हो, चाहे इक्विटी शेयर बांट के आया हो, जो भी बस पैसा आया, चाहे कैसे भी आया, वो सब कंसिडर होता है। ROE में एक फर्क है। ROE का ये कंसेप्ट है कि आप तो एक शेयर होल्डर हो, आप कंपनी को एनालाइज कर रहे हो एज अ शेयर होल्डर, तो ऐसे में आपको ये देखना है कि शेयर होल्डर के पैसे पे कितना पैसा बना। जैसे एक कंपनी शुरू करने के लिए 100 रुपए मैंने इक्विटी लगाई, खुद के पैसे लगाए, बदले में शेयर्स इशू कर लिए, 100 रुपए मैंने दोस्त से ले लिए, तो CE कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 200 रुपए, 100 खुद के 100 दोस्त के। लेकिन E इक्विटी, दोस्त से तो मैंने कर्जा लिया है, वो तो डेट हो गया। इक्विटी सिर्फ वो हुआ जो मैंने खुद लगाया है, तो इक्विटी हो गया 100 रुपए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये बोलता है कि आप ये देखो कि आपके 100 रुपए पे जो शेयर होल्डर ने लगाए हैं उस पे कितने पैसे बने। ROCE बोलता है कि टोटल देखो कि कंपनी ने जितना पैसा इकट्ठा किया था उस पे कितने पैसे बने। तो अब जानते हैं कि आपको क्या देखना चाहिए। क्या आपको ROCE देख के डिसाइड करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या ROE देख के। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार कंपनियां आपको धोखा देने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आपने ये पार्ट इस वीडियो का ध्यान से देख लिया तो आप उससे बच जाएंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने दोस्त से 100 रुपए लिए और आपने खुद के 100 रुपए लगाए और खुद को शेयर होल्डिंग दे दी। अब ROCE में मैंने आपको बताया कि हम कर्जा भी जोड़ते हैं और खुद जो इन्वेस्ट किया शेयर होल्डिंग के बदले वो भी जोड़ते हैं। तो ROCE में आप देखोगे कि 100 रुपए दोस्त के भी, आपके भी 100, यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 200 रुपए हुआ। उस पे अगर आपने 200 रुपए कमा लिए, 200 का 400 कर लिया, तो ROCE दिख जाएगा 100%, आपने पैसा डबल कर लिया। अब बात करते हैं ROE की। ROE में हम उस पैसे को नहीं देखते जो आपने कर्जे के रूप में लिया, उस पैसे को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ वो पैसा देखते हैं जो इक्विटी के रूप में, शेयर होल्डिंग के रूप में आया। तो अब फिर से वही एग्जाम्पल, 100 रुपए आपने खुद के लगाए थे, 100 रुपए आपने दोस्त से लिए थे, और क्योंकि वो आपका दोस्त था तो मान लीजिए कि उसने आपसे कोई ब्याज नहीं लिया। वो बोल दिया कि ठीक है, मेरे को ब्याज नहीं चाहिए, जब हो तो मेरे 100 रुपए लौटा देना। अब उस 200 रुपए पे आपने 400 रुपए कर लिए। अब देखिए क्या होगा, आपने कमाए 400 रुपए और अब इक्विटी कितनी की थी? इक्विटी थी केवल 100 रुपए, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो यही देखता है कि इक्विटी के रूप में कितने पैसे आए और उस पे कितना रिटर्न आया। यानी यहां पे आपने 100 रुपए पे 300 रुपए कमाए। इस केस में आप 200 रुपए पे 200 रुपए कमा रहे थे, तो परसेंटेज कम आ रहा था। लेकिन ROE के केस में आपने 100 रुपए, क्योंकि इक्विटी तो 100 ही थी, और आपने 400 कमा लिया, यानी 100 लगा के आपने उस पर 300 रुपए और कमा लिए। तो आपको लगेगा कि इस कंपनी का ROE तो बहुत अच्छा है। तो कभी भी ऐसा ना हो, ये धोखा आपके साथ ना हो, उसके लिए जरूरी है कि जिस भी कंपनी में कर्जा नहीं है, जैसे HUL के केस में कर्जा नहीं है, तो ये धोखे वाली बात उठ ही नहीं सकती कि कर्जा भी तो लिया था उसने, इसने तो कर्जा लिया ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको ROE देखना चाहिए। मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन जब भी जीरो डेट है तो ROE देखिए। और जब भी कंपनी में कर्जा है, तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कर्जे के कारण, क्योंकि कर्जा ROE में तो दिखता ही नहीं है और लगता है कि पैसा बिजनेस में कम लगा हुआ है और रिटर्न ज्यादा दिखते हैं, इसलिए कर्जे वाली कंपनी में ROE मत देखिए, वो गलत पिक्चर दिखाएगा।
कर्जे वाली कंपनी में ROCE देखिए, बिना कर्जे वाली कंपनी में कभी भी ROCE मत देखिए, ROE देखिए। ये भी मैं बताता हूं क्यों। ये देखिए कैडिला हेल्थकेयर के एग्जांपल में इस कंपनी के पास कर्जा है और कर्जा होने के कारण ROE ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये जो फिगर है ये तो रिटर्न के कैलकुलेशन में इंक्लूड हुई ही नहीं। ROC में दोनों फिगर इंक्लूड हुई। जितना पैसा इसने शेयर होल्डर से उठाया, चलिए वो भी देखते हैं कि कितना पैसा इसने शेयर होल्डर से उठाया। तो ये देखिए इसने 8,854 करोड़ रुपए और 102 करोड़ रुपए, ये जो दो हेड्स हैं इससे आपको पता चलता है कि कितना पैसा इसने शेयर होल्डर्स से उठाया। तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए इसने इक्विटी के रूप में उठाए और 3,000 करोड़ इसने कर्जे के रूप में उठाए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो देख रहा है कि 9,000 रुपए पे कितना प्रॉफिट कमाया, और ROCE जो है वो देख रहा है कि 9,000 प्लस इस 3,000 पे कितना प्रॉफिट कमाया। तो जब भी डेट है इसे देखिए, जब भी डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, तो आप इसे देखिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब जीरो कर्जा है तो इसको देखिए, क्योंकि अगर कर्जा है ही नहीं तब तो ये और ये बराबर होने चाहिए। आफ्टर ऑल अभी तक जो मैंने बताया उसके हिसाब से और इसमें फर्क ये है कि इसमें कर्जे के पैसे को भी इंक्लूड किया जाता है और इक्विटी तो किया ही जाता है, इसमें सिर्फ इक्विटी किया जाता है। तो अगर कर्जा जीरो हो गया तो ये दोनों भी तो सेम होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोनों सेम है कि नहीं। फिर से हिंदुस्तान यूनिलीवर की बैलेंस शीट ही खोलते हैं। तो जब कर्जा जीरो है फिर भी इन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फिर ये क्यों हो रहा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। जब भी हम ROE कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि इक्विटी कितनी लगी हुई है कंपनी की। चलिए देखते हैं कितनी इक्विटी है HUL में। 216 करोड़ प्लस 7,440 करोड़, ये टोटल इक्विटी है। ये A और ये B, 216 और 7,400, इसको अगर हम मिला दें तो ये HUL की टोटल इक्विटी है। इस पे अब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया 6,000 करोड़ के आसपास। तो अगर आप न्यूमरेटर में 6,036 करोड़ रखेंगे और डिनोमिनेटर में 216 प्लस 7,400 करोड़ कुछ करेंगे, और अगर इसे आप डिवाइड करके इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी रफली 82% के आसपास। तो हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए ROE निकालते समय, कि हमने नेट प्रॉफिट को न्यूमरेटर में ऊपर रखा, उसे डिवाइड किया शेयर कैपिटल प्लस टोटल रिजर्व से, क्योंकि यही है इक्विटी। शेयर कैपिटल और टोटल रिजर्व ये मिलके इक्विटी बनती है। अब हमने ROCE कैलकुलेट करते समय क्या किया? देखिए ROCE में एक फर्क है कि जो आप लोन लेंगे, जो डेट लेंगे, उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब जरा एक ऐसी कंपनी लेते हैं जिसके पास अच्छा खासा कर्जा हो और देखते हैं उसने कितना इंटरेस्ट पे किया। कैडिला, फिर से कैडिला, इसमें 3,000 करोड़ का डेट है। अब देखते हैं इस डेट पे इसने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो कैडिला ने इंटरेस्ट पे किया लगभग 88 करोड़ रुपीस का। तो कैडिला को इस डेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और इसी कारण पूरा कैलकुलेशन बदल जाता है, क्योंकि जब हम ROE ले रहे थे तो हम नेट प्रॉफिट ले रहे थे और इसको हम डिवाइड कर रहे थे शेयर कैपिटल और टोटल रिजर्व से। लेकिन यहां पे हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस कर दिया है, यानी हमने डेट के खर्चे को ऑलरेडी माइनस कर दिया है। तो ऐसे में अगर हम नेट प्रॉफिट लेंगे तो कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। इसीलिए जब आप ROCE कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रॉफिट को इससे डिवाइड नहीं करते, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, जो यहां पे 2,300 करोड़ के आसपास है, हम इसे डिवाइड करते हैं शेयर कैपिटल प्लस टोटल रिजर्व प्लस बोरोइंग्स, जो कर्जा है उसके साथ। यानी हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते। तो आप जब ROCE निकाल रहे हैं तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप लेंगे शेयर कैपिटल ROE की तरह ही, टोटल रिजर्व्स ROE की तरह ही, प्लस डेट यानी बोरोइंग्स आप लेंगे ये वाला। तो ये जो फर्क आता है इसके कारण जीरो डेट कंपनीज में भी ROE और ROCE अलग हो जाता है, जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में हुआ, जहां जीरो डेट होने के बावजूद ROCE और ROE में फर्क आ रहा है। क्यों आ रहा है वो फर्क? क्योंकि जब हम ROE निकाल रहे हैं तो हम नेट प्रॉफिट ले रहे हैं और इसे डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों से, लेकिन जब हम ROCE ले रहे हैं तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम है, 6,000 करोड़ के आसपास है, वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर मैं 9,000 करोड़ को डिवाइड करूं कुछ 7,500 करोड़ से तो वो 100% से ज़्यादा आएगा। वहीं आपको ये दिख रहा है 116 करोड़। लेकिन
अगर कोई कंपनी जीरो डेट है तो इसीलिए आपको ROE लेना है, आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्सेस, ये सब के लिए एडजस्ट नहीं करना है कंपनी को। इसका सिंपल रीजन ये है कि ROE में हम नेट प्रॉफिट ले रहे हैं और इसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं, क्योंकि ROCE क्या देखता है? ROCE ये देखता है कि कितना पैसा आया, उस पे मैंने कितना पैसा बनाया। इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है वो देंगे, टैक्स जो देना है वो देंगे, अभी तो सिर्फ मुझे ये देखना है कि कितना पैसा आया और कितना बनाया। तो अगर उस पे मैं ब्याज को माइनस कर दूं तो मुझे सही चीज पता नहीं चलेगी कि मैंने कितना पैसा पहले कमाया। पहले कमा तो लूं, फिर जो ब्याज देना है वो देता रहूंगा। इसीलिए इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूंगा तो उसमें ब्याज का एक्सपेंस काउंटेड रहेगा, जो मुझे काउंट नहीं करना है। समरी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जीरो डेट कंपनी है, ROE के साथ जाइए। हाई डेट कंपनी जिसमें बहुत सारा कर्जा है, ROCE के साथ जाइए। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिए, हाई ROE, हाई ROCE देख के खुश नहीं होना है। इसका एक और रीजन मैं आपको बताता हूं। चलिए बैलेंस शीट की तरफ। अब जैसा हमने देखा कि बैलेंस शीट में हम इक्विटी को कैसे काउंट करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स आप सिंप्लिसिटी के लिए ये समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए से बिजनेस चालू किया, अगले साल मैंने उस पर 100 रुपए कमाए, तो अब मेरे पास टोटल 200 रुपए आ गए, जिसे मैंने खर्च नहीं किया, जिसे मैंने बिजनेस में ही रखा। तो 100 रुपए के तो मैंने शेयर्स इशू किए थे और कंपनी को 100 रुपए दिए थे, मेरे को शेयर मिल गए। अब जो 100 रुपए मैंने मुनाफा कमाया, जो मैंने बिजनेस से निकाला नहीं, बिजनेस में ही रहने दिया, वो हो गया रिजर्व। तो अब मेरी टोटल इक्विटी हो गई 100 रुपए जो मैंने इशू किए थे और 100 रुपए जो मैंने मुनाफा कमा लिया। तो मुनाफा वाला पार्ट जो कंपनी ने बचा के रखा वो आ जाता है रिजर्व्स में। इन्हीं रिजर्व्स में से डिविडेंड दिया जाता है। तो अब इसको ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि पहले केस में मैंने 100 रुपए कंपनी को दिए और बदले में मैंने शेयर्स लिए। उस 100 रुपए पे मैंने 100 रुपए कमा लिए, तो मेरा मुनाफा हो गया 200 रुपए का। अब सिनारियो ए लेते हैं। मैंने डिसाइड किया कि उस 200 रुपए में से 100 रुपए तो मेरा मुनाफा है, तो मैं उसको डिविडेंड के रूप में खुद ले लेता हूं। यानी मेरे पास रिजर्व्स में कुछ आया ही नहीं। ये वो 100 रुपए हैं जिसके मैंने शेयर्स इशू किए थे, और 100 रुपए जो मैंने कमाए वो रिजर्व्स में नहीं डाले, वो मैंने पूरे के पूरे डिविडेंड के रूप में ले लिए। तो अब ये हो गया 100 और ये हो गया 0, यानी टोटल इक्विटी मेरा 100 रुपए ही हुआ, क्योंकि रिजर्व्स कुछ बढ़े ही नहीं। तो ऐसे में अगर मैंने 200 रुपए कमाए तो ये होगा कि 1 रुपए पे मैंने 2 रुपए कमा लिए, 100 रुपए पे मैंने 200 रुपए कमा लिए। ये मुझे ROE में दिखेगा। अब सेकंड केस लेते हैं कि मैंने जो 100 रुपए कमाए वो मैंने निकाले नहीं, मैंने डिविडेंड कुछ नहीं लिया, वो मैंने कंपनी में ही रहने दिया। तो अब क्या होगा, 100 रुपए यहां दिखेगा इक्विटी और 100 रुपए यहां दिखेगा रिजर्व्स। यानी अब टोटल इक्विटी 200 रुपए की हो गई। और उस पे अगर मैं कंपेयर करूं कि अब टोटल इक्विटी पिछले केस में 100 रुपए हो गई थी, इस केस में 200 ही है, तो 200 रुपए पे मैंने 200 रुपए कमाए। तो अब 1 रुपए पे मैंने 1 रुपए कमाया, ROE ऐसा दिख रहा है, 100% दिख रहा है। पिछले केस में दिख रहा है कि मैंने 1 रुपए पे 2 रुपए कमाया, इस केस में दिख रहा है मैंने 1 रुपए पे 1 रुपए कमाया। यानी आपको यह देखना है कि कई कंपनियां ज्यादा डिविडेंड दे दे के ROE को बढ़ा लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ROE देख के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो अपने रिजर्व्स को बढ़ने ही मत दो, रिजर्व्स इतने छोटे रखो कि ROE अच्छा दिखता रहे। ये एक रीजन है, ये पेसिमिस्टिक रीजन है। एक रीजन सच में ये भी है जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि कंपनी को उस पैसे का कोई यूज नहीं है, उस रिजर्व्स का कोई यूज नहीं है, तो वो खुद रख के क्या करेगी, तो वो बांट देना चाहती है। ये लेजिटिमेट रीजन है। लेकिन जो भी हो, आपको ये देखना है कि डिविडेंड यील्ड कहीं 8-10% का डिविडेंड मिल रहा है, इसलिए तो ROE बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। जैसे HUL के केस में ऐसा नहीं है, 1-1.5% बिल्कुल एवरेज डिविडेंड है जो लगभग हर प्रॉफिटेबल कंपनी देती है, और उसके बावजूद HUL इतना अच्छा ROE लेके आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाई डिविडेंड के कारण कहीं हाई ROE दिख तो नहीं रहा, क्योंकि इक्विटी बेस ही छोटा हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ROE और ROCE ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि कब कौन से रेशो को ध्यान देना है और क्यों ये रेशोज इंपॉर्टेंट हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशोज में से एक है, तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए
और उन्हें भी सीखने में मदद करिए कि ROE और ROCE क्या होता है। इसके अलावा ये जो आप सब कुछ सीख रहे हैं इसे आप और इन डेप्थ बिल्कुल एक एक्सपर्ट या प्रोफेशनल की तरह सीखना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि आपके करियर में ये लर्निंग्स काम आए और आप चाहते हैं BSc इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, आपको इन्वेस्टिंग आती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा BSc इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड कोर्स ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां ना सिर्फ 1 साल तक लगातार मैं और मेरी टीम आपको इन डेप्थ इन्वेस्टिंग सिखाएगी, बल्कि इस कोर्स के एंड में BSc इंस्टीट्यूट जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है, वो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी देगी और अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं तो आपको मिलेगा BSc इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट। हो सकता है अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प करे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप टिकर के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे आप टिकर से बेस्ट स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, तो टिकर की सोशल मीडिया आईडीज अब आपके स्क्रीन पर हैं, इसे फॉलो कर लीजिए और टिकर के सारे फीचर्स को फुल्ली यूज करिए अच्छे स्टॉक्स पिक करने में। तब तक मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।